डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। अभी तक हम लोगों ने 16 टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन देख चुके हैं। अभी 17वां पेपर आपके सामने है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए आंसर, देखिए कैसे लगाया जाएगा। लगाने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इस सवाल को पढ़िए और लगाने का प्रयास करिए कैसे किया जा सकता है। तो प्रश्न है, पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 60 दिन, 100 दिन, 80 दिन में कर सकते हुए काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2255 रुपए प्राप्त करते हैं। पी को कितना रुपया मिलेगा? आप जानते हैं कि जिस क्षमता में लोग काम करेंगे, ध्यान रखना होगा, जिस क्षमता में काम करेंगे उसी क्षमता के हिसाब से पेमेंट होता है। क्षमता के हिसाब से हमेशा लोगों को पेमेंट मिलता है। अब देखो पी क्यू आर है, ये पी है, क्यू है, आर है। ये 60 दिन में कर सकते हैं, ये 100 दिन में कर सकते हैं, ये 80 दिन में कर सकते हैं। 60, 100 और 80 का लघुत्तम निकाला जाएगा। कितना आएगा? और निकालते हैं। 60, 100 और 80 का लघुत्तम निकालिए। किससे काटेंगे? 20 से। 20 या 60, 20 25 100, 20 चौके 80, बस। और कुछ तो जाएगा नहीं। 3 चौके 12, 25 60, 6 दूनी 1200। क्या बात है, 1200 आ रहा। ओके, लघुत्तम आ गया 1200। अगर हम 60 से काटे तो 6 दूनी 12, 20 आया। 100 से काटे तो 12 आया। 80 से काटे तो 15 आया। बताओ, 20 12 15 का रेशियो आ गया। और ये क्षमता का रेशियो, इसी क्षमता में पेमेंट हो पाएगी। और पैसा कितना है? 2256 रुपया। और ए को मिलना है, पी को चाहिए। पी पहला है 20 और बटा अनुपात योग 15 12 27, 27 20 47। अब ये संख्या निश्चित रूप से 47 से कटना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। 15 और 20 27, ठीक है। तो आइए काटते हैं। 2256 गुणा से भागे 47 और देखा जाए कई बार में कट रहा है। 4 25 20, 5 7 35 हो जाएगा नहीं, 4 बार जा रहा। 4 7 28, 2 4 चौक 16, 2 18। 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया 3 और 6, 4 9 36, 9 7 63, 8 बार जाएगा। 8 7 56, 5 8 चौक 32, 5 37, 48 बार में कट गया। और ये 48 है, और 48 दूना 96, 960। यानी पी को कितना पेमेंट मिल जाएगा? 960 रुपए। आपने देखा, जिस क्षमता से इनका जो क्षमता आई थी उसी क्षमता के हिसाब से पेमेंट मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से पेमेंट मिलने से कोई समस्या नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न देखो, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर की गति को किस गति से चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर 60 किलोमीटर जाना है इनको। 20 देखो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अब आप अगले 40 किलोमीटर किस गति से चलाएं कि औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर है टोटल भैया। 80 किलोमीटर दूरी को ये लोग 30 गति से चलना चाहते हैं। तो आप चाहे तो फार्मूला लगा दो 2xy अपन x+y, क्योंकि 40 किलोमीटर वो भी था, 40 किलोमीटर ये भी था, दोनों भी आ जाएगा। तो फार्मूला क्या था देख लो आप। फार्मूला है 2xy अपान x+y, यही औसत चाल होती है। तो 2 गुणा पहली जो है 20 की चाल है और y हमको नहीं पता, अपान 20+y और बराबर औसत चाल क्या आ जाएगी, कितना करे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, बराबर 30। आप इसी को काटने की कोशिश करो। अगर ये हम काटते हैं 30 से तो क्या कट जाएगा? ये सब गुणा ही हो रहा, तो कट जाएगा 0 0। अब कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, गुणा कर लो। ये कितना है? 4y, 4y और बराबर 3 का गुणा करो, 20 3 60 और प्लस 3y। अगर 3y हम इधर कर लें तो खाली y बचेगा, y बराबर 60। यानी अगर 60 की गति से चले तो काम हो सकता है, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 20 और 60 कोई चलता है तब जाके उसका जो 30 बन जाएगा। एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 3-2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती तो कह रहा छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को मिल रही है। अच्छा बताओ, 3-2 है, 3 और 2, इसको हम 300 200 मान लें और कुल 500 मान लें, सही रहेगा। कह रहे हैं कि छात्र में 20% लड़कों को नहीं मिलती, यानी 80% को मिलती होगी। 8 3 24, 240 को मिलती है
और 25 को नहीं मिलती तो 75 को मिलती होगी। 75 गुना 150। अब जरा जोड़ो, 390, 390 को मिलती है। बताओ अगर 500 में 390 को मिलती है तो कै परसेंट को मिलती है? काटो, 5 से 35, 5 8 40, 78% को मिलती है। कैसा रहा सवाल? एकदम छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा क्वेश्चन, आराम से लगा करके आप हल कर सकते हैं। एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, एक गोला है, पिघलाया जाएगा। जब भी कोई चीज पिघलाई जाती है तो उसके आयतन के बारे में सोचा जाता है। आयतन, आयतन। तो कह रहे हैं दोनों की त्रिज्या आ रही है। अब इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, एच है। देखो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात यानी एच अपान आर बताना है आपको। तो एक गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है। तो देखो 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया, अच्छी बात है। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आर स्क्वायर से इसको काट सकते हैं तो आर हो जाएगा। हमको एच बटा आर चाहिए तो आर उधर ले जाएंगे, तो एच बटा आर बराबर हो जाएगा 4/1। कहीं दिख रहा? ये रहा। ऊंचाई 4 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, यानी उसकी 4 गुना ऊंचाई होनी चाहिए। आइए अगले सवाल को देखें। जब 2143 को 38 से भाग दिया जाता तो भागफल क्या होगा? भाग दे दे भाई। आए, ये भी सवाल है। 2143 को 38 से भाग दिया जाए, कै बार जाएगा? 3 7 21 तो जाएगा नहीं। 6 देखो, 6 8 48, 4 8 4 6 भी नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 8 40, 4 5 3 15, 4 19, ये 4 आया, 2 आया, 43 है। अब बताओ 7 बार जाए, 7 8 56, 6 9 8 72, बताओ भागफल का मान क्या होगा? तो 3 7 21, 3 8 24 जाएगा नहीं, 7 वाले जाता हूँ। 7 8 56, 5 7 21, 5 ज्यादा हो जाएगा, 6 वाले जाओ। 6 8 48, 4 6 18 4 22, 48 8 13 में से 8 गया 5 और 3 में 2 गया 1 15, 56 आएगा। भागफल ही तो पूछ रहे हैं, शेषफल तो पूछे नहीं। भागफल का मान पूछा गया तो भागफल कितना आ जाएगा? 56। मतलब पूरा कटा नहीं है, 56 आ गया। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि इतने में इतना जोड़ा जाए, प्राप्त राशि में इतना को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? आओ देखा जाए। पहले इन दोनों को जोड़ा जाए तो 9 और 7 16 हासिल 1, 5 और 5 10 हासिल 1, 4 और 9 13 हासिल 1, 6 और 3 9 जोड़ दिया। इसमें से हमको घटाना 7062, 7062 घटाना। आओ घटाया जाए। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 2 बचेगा और यहां 2 बचेगा। 4 से बिल्कुल कटेगा, 4 4 2 12, 3 से बिल्कुल कटेगा और 11 से भी बिल्कुल कटेगा, यानी 7 से नहीं कटेगा। कह रहा किससे नहीं कटेगी? तो भैया 7 से नहीं कटेगी। चेक कर लूं, 7 या 21, 7 14 नहीं कटा। तो देखो कितना बढ़िया सवाल था, कठिन भी नहीं था, एकदम सिपाही लायक परफेक्ट क्वेश्चन। इतना ही छोटे सवाल बनने हैं, बड़े बड़े नहीं बनने। 3 क्रमात्मक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? देखो वर्गों का योग 365 जब भी कभी आए क्रमागत धनात्मक संख्या है तो आप पहली संख्या को x, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2 ना मान करके बीच वाली संख्या को x मान लो। तो इसके पहले वाली को x-1 लिखना पड़ेगा और बाद वाली को x+1 लिखना पड़ेगा। अब सबके वर्ग कर दो आप। अब वर्ग करने के बाद जोड़ दो और जोड़ने के बाद लिख दो 365। ये बड़े काम की चीज हो जाएगी। अब हल करो। x² + 1 - 2x + x² + x² + 1 + 2x बराबर 365। अब देखो 3x² आ गया और 2x कट गया। अब +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो 363 हो जाएगा। अब बताओ x² बराबर क्या हो जाएगा? 121। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11। यानी बीच औसत हमारा 11 आ गया, क्योंकि बीच वाली संख्या 11 है। अगर तीनों संख्याएं यही है तो ये है 11, तो ये है 10, तो ये है 12। अब इनका योग कितना हो जाएगा? 11 3 33। ये रहा, तीनों संख्याओं का योग आपका आ जाएगा 33। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया है। पहली संख्या को 2 से भाग जाए तो भागफल 44 होता है।
अगर किसी संख्या को 2 से भाग दो और भागफल 44 है, इसका मतलब पहली संख्या 88 है, तो बताओ दूसरी संख्या बता। दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुणा महत्तम बटे पहली संख्या। तो अब देखो हम क्या करें, 44 गुणा 264 और बटा 88। 44 दूना 88 और 2 से इसको काट दो, 2 1 3 2 2 3 6 2 3 4, 132 कहीं दिख रहा है, ये आपका सी ऑप्शन सही चला गया। आप देख रहे हैं कितने आसानी से इन प्रश्नों के बारे में सोचा जा सकता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, छूट बताओ। भाई 585 देता है तो कितना छोड़ा, 10 में से 5 घटाओ 5, 4, 14 में से 8 घटाओ 6, 65 छोड़ा। 650 में से क्या परसेंट है भाई, एक जीरो गया, 65 गया, 10% कहीं है, 10% का डिस्काउंट उसे दिया गया। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनोज 486 में 324 टाफियां खरीदता है। अच्छा, तो 50 का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए। बताओ 486 में 324 खरीदा है, तो 486 और बटा 324, ये एक टाफी का मूल्य आ गया। इसको 50 में लाभ लेना है, गुणा 150 बटा 100, तो ये आ जाएगा एक टाफी का विक्रय मूल्य। अब इन्होंने कहा था कि 90 रुपए में कितना टाफी बेचना चाहिए, उसमें हम बाद में देख लेंगे। और पहले काटा जाए, 50 तिया 150, 50 दूना 100 और 6 4 10, 6 4 10 8 18, 4 3 7 दूनो 3 2 5 4 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 छके 54, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। देखो 9 रुपए में 4 टाफी मिल रही है, 9 रुपए में 4 टाफी बेचना पड़ेगा। तो अगर 9 रुपए में 4 टाफी बेचना पड़ेगा तो 90 रुपए में टाफी बेचना पड़ेगा 40 टाफी। 90 रुपए में 40 टाफी आपको बेचना चाहिए। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, एक व्यापारी के पास 22 कुंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ पर और बाकी हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% लाभ हुआ, तो 33% पर उसने कितना बेचा। देखो ऐसे सवाल को आप एलिगेशन मेथड से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 23% हिस्सा, 23% कुछ हिस्सा 23% पर बेचा है और बाकी हिस्सा 33% पर बेचा है और उसे कुल लाभ हुआ है कितना, 27% का। तो अगर इसका इसका अंतर करें तो 4 आएगा, इसका इसका अंतर करें तो 6 आएगा, यानी 6:4 यानी 3:2 में बेचा। उन्होंने पूछा था कि 33% लाभ पर कितना बेचा, तो 33% लाभ पर तो ये 2 वाला हिस्सा बेचा है, 22 कुंटल था तो 22 गुणा 2/5। अब चूंकि 1 किलोग्राम में बताना है तो गुणा 100 कर दो, तो 100 करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 880 किलोग्राम। आपका डी ऑप्शन सही चला गया। तो 880 किलोग्राम वो 33% लाभ पर बेच देगा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष दोगुनी हो जाती तो और धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी भाई, 15 साल लग जाएंगे। कैसे, देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये ब्याज है, ये टाइम। 1 रुपया हमने जमा किया, हमारा 2 रुपया बन गया, ब्याज मेरा 1 रुपया, 5 साल का टाइम लगा। अगर हमको वही राशि को 4 गुना करनी है, 1 रुपया जमा करूंगा 4 रुपया मिलेगा, ब्याज मिलेगा 3 रुपया। आप जरा सोचो, 1 रुपया ब्याज करने में 5 साल लग गए, तो 3 रुपया ब्याज पाने में कितने साल लग जाएंगे, 15 साल। बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, 2 साल के लिए 5% ब्याज दर पर 400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दो। अंतर देखो, याद करो, P बराबर फार्मूला होता है D गुणा 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 साल के SICI के अंतर का फार्मूला है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू R स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। यही काटना है। P कितना है, 400 रुपया, तो 400 गुणा 5 गुणा 5 और बटा 100 इंटू 100, यही काटना है। तो 100 100 कट गया, 25 चौक का 100 और 4 4 कट गया, 1 रुपए का अंतर आया। देख लो, केवल 1 रुपए का अंतर आया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला सवाल क्या है, लिखा 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में उनका महत्तम 12 है, तो संख्याएं बताओ।
भैया महत्तम है तो 1x 2x 3x है, तो उसका x बराबर 12 है, तो 12 12 24 36 कहाँ है? 12 24 36 आपका उत्तर हो गया। बस 12 से गुणा कर लो, आपका काम हो गया, क्योंकि इसका महत्तम हमारा x ही आएगा और कुछ आना नहीं है। अगले प्रश्न पे चले। तो एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तांबा इस रेशियो में है, उस अनुपात को 5-4 में परिवर्तित करने के लिए कितना ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? जस्ता और तांबा, पहला जस्ता दूसरा तांबा है, तो हम क्या करें? 5x 3x है, तो 5 3 8 में इसको बांट दिया जाए। बताओ, 8 25 40, क्या 400 ग्राम को 5 3 में बांट सकते हैं? 5 3 8 8 25 40 50, तो 250 आओ 150। ये ऊपर जस्ता है, नीचे तांबा है। कह रहे इसको 5 4 बनाना, क्या कितने ग्राम तांबा मिला दे? x मिला दो, उसके बाद ये 5 4 का रेशियो बन जाएगा। तो 5 से इसको आप काट सकते हैं, 5 25 25 50 और 5 चौके 20 200, 50 ग्राम मिला दो, केवल 50 ग्राम तांबा मिला दो, काम हो जाएगा। देखो तिरछा गुणा करोगे तो 5 चौके 20 200 आ जाएगा, 150 प्लस x बराबर 200, x बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? अच्छा बताओ, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा, एक व्यक्ति आया, 65 किलोग्राम के अंदर नया व्यक्ति। अच्छा, जो नया व्यक्ति आएगा वो 65 से ज्यादा ही होगा, कितना ज्यादा होगा? 65 तो होगा ही होगा, और प्लस 8 बार 2.5 किलोग्राम और भी होगा। 8 बार अगर 2.5 किलोग्राम जोड़ा जाता है, 8 दिन 16, 16 और 4 20, 20 और होगा, तो 65 और 20 75 होना चाहिए था। 75 दिख नहीं रहा, 76 है, इसी को 75 कर दिया जाए तो ये 75 किलोग्राम हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? फिर से देख, अगर ये तो हो गया आप मौखिक लगाने का, अगर आप लगा के देखना चाहते हो तो लिख जाए। देखो 8 व्यक्ति थे, देखो माना औसत x था, लगा के दिखा दो, मान लिया औसत x था, 8 व्यक्ति थे, 8x था, और उसमें से एक व्यक्ति चला गया 65 वाला, 65 वाला व्यक्ति चला गया, एक नया व्यक्ति आ गया y वाला, अब भी 8 लोग हैं, और अब औसत कितना आएगा? 2.5 बढ़ गया, यानी x औसत था, 2.5 बढ़ गया। इसको हल कर लिया जाए तो हो जाएगा 8x माइनस 65 प्लस y बराबर 8x और प्लस 20। 8x 8x कट गया, y यहां रख लो, और माइनस 65 वहां जाएगा तो प्लस 65 हो जाएगा। तो नहीं भैया 85 हो जाएगा ना, देखो 85 हो जाएगा। हे भगवान, काय का 76 मैंने कर दिया, 65 और 20 75 मैंने किया, गलत बात। 65 और 20 85 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 85 किलोग्राम। देखो बनते बनते सवाल बिगड़ जाता अभी, हाँ यही है, थोड़ा सा ध्यान रखें तो कोई दिक्कत ना आएगी। अगला प्रश्न है, ए उतने ही समय में निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी इसे 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है? ये सवाल थोड़ा गलत हो गया, ये गलत ही छपा हुआ। उसका कारण बता रहा हूं कि जब कह रहे हो कि जितने समय बी और सी मिलकर, यानी ए बराबर बी प्लस सी है, ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर, और जब आप कह रहे हो ए और बी दोनों मिलकर के 8 दिन में कर पाते हैं और सी अकेले उसे 10 दिन में कर लेगा, तो इनकी क्षमता इतनी ज्यादा हो जा रही है कि सेट नहीं हो पाएगा। देख लो, ए और बी 8 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी कितना दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में, और सी अकेले 10 दिन में कर सकता है। 10 8 का लघुत्तम आप बहुत करोगे 40 हो जाएगा, 8 25 10 चौके 40 हो जाएगा। देखो 10 चौके 40 हो जाएगा और 8 25 40 हो जाएगा, इनकी क्षमता हो गई। अब बताओ, जब सी की क्षमता अकेले 4 है और ए बराबर बी प्लस सी है, तो बी की क्षमता फिर 1 आ जाएगी, अब बी की क्षमता 1 आ जाएगी, और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। हाँ, और सी की क्षमता भी 4 आ जाएगी, तो 4 आई है, तो ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। सही है, और ए बराबर बी प्लस सी कैसे हो जाएगा? ए की वैल्यू तो 4 ही है, और बी प्लस सी करोगे तो 5 हो जाएगा, तो बराबर कैसे हो पाएगा? यही गड़बड़ी है इसमें। देखो ए बराबर बी प्लस सी जब आप करोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, यही इसीलिए सवाल थोड़ा सा अधूरा हो गया है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, ये पाई चार्ट से संबंधित है। एक निर्देश दिया गया है, उसी निर्देश पर आधारित सवाल करना है। इसको थोड़ा हटा दें, यहां से यहां कर देता हूं, जिससे विकल्प आपको दिखता रहे। तो अब मैं देखता हूं सवाल क्या है।
विभिन्न विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसरों का प्रतिशत ABCDEF में दिया गया। कुल संख्या 300 बताया जा रहा। 2013 में विश्वविद्यालय डी में महिला एसोसिएट प्रोफेसरों की संख्या, अच्छा 2013 में 13 की जानकारी दिया हुआ। डी में महिला प्रोफेसर की संख्या, ठीक है। उसी विश्वविद्यालय में पुरुष एसोसिएट प्रोफेसरों की संख्या से दुगनी है यदि विश्वविद्यालय बी में महिला एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या विश्वविद्यालय डी के समान है तो विश्वविद्यालय में बी में पुरुष एसोसिएट प्रोफेसरों की संख्या क्या है। देखो देखा जाए, जिन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों एसोसिएट प्रोफेसरों का प्रतिशत दे रखा है या प्रोफेसरों की कुल संख्या 300 है और एसोसिएट प्रोफेसर की कुल संख्या इतनी है, इसमें पुरुष महिला दोनों है। आओ देखा जाए तो 13 में विश्वविद्यालय डी में महिला प्रोफेसर कहाँ है? डी माने 16%। अच्छा बताओ 300 टोटल है, 300 का 16% अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा? 48 प्रोफेसर। अब किसकी संख्या दे रखी है? प्रोफेसरों का प्रतिशत दे रखा है, बोलो ठीक है 48 है। अब महिला पुरुष कैसे होगा इसमें? चलो निकालते। डी में प्रोफेसर की संख्या मिल गई टोटल, ठीक है। उसी विश्वविद्यालय में डी में पुरुष एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या से दुगनी थी। अच्छा तो देखो डी में महिला एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या जो थी उसी विश्वविद्यालय में, यानी उसी डी की बात हो रही है, उसी विश्वविद्यालय पुरुष एसोसिएट प्रोफेसर से दुगनी है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है पुरुष एक है, यहाँ पुरुष लिख देता हूं, यहाँ महिला लिख देता हूं, तो ये जो महिला है ये एक है तो ये दो है। अगर ये अनुपात निकाला जाए तो 48 को हम बांट सकते हैं, 2 1 3 तो 16, ये 16 हो गए, ये 32 हो गए, तो महिलाओं की संख्या 32 आ गई, ठीक है दोगुनी थी। हाँ यदि विश्वविद्यालय बी में महिला एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या, तो चलो बी में देखा जाए कुल कितने लोग हैं। बी माने कितना हुआ? 18%। तो बताओ 300 का 18% निकालो तो बी आ जाए, तो ये आगे 54, ठीक है। तो विश्वविद्यालय बी में महिला एसोसिएट प्रोफेसर संख्या विश्वविद्यालय डी के समान है, यानी इसमें भी महिला 32 है। अगर इसमें महिला 32 है, सोचो 54 टोटल था जिसमें 32 महिला है, तो पुरुष कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घटाओ 2 और 5 में 3 घटाओ 2, 22 आ गए। तो विश्वविद्यालय बी में पुरुष एसोसिएट्स की संख्या कितनी आ गई? 22। ये देखो आपका उत्तर आ, यही सवाल था, देखा आपने। तो अलग से कुछ नहीं दिया था, प्रोफेसर संख्या थी 2 1 के अनुपात में बांट दिया इसको 1 2 में, तो महिला मिल गया और इसमें बी में भी उतनी महिला थी जितने में थी, बस आराम से आपका काम हो गया। तो आपका उत्तर पहला क्या बन गया? 22। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है। विश्वविद्यालय एफ में एसोसिएट प्रोफेसर संख्या के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है? एफ का केंद्रीय कोण बताना है। एफ माने 5% है, 5% माने क्या कोण होता है भैया? 5/100 और गुणा 360, यही तो काटना है, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 से काटो 18, 18 डिग्री कहीं दिख रहा? ये रहा, 18 डिग्री का कोण बन चुका है। आओ देखें अगले सवाल की तरफ। और बस इतने ही सवाल थे आपके पास। तो आपने देखा सवाल में कोई विशेष बात नहीं थी। अगर आप अपने ऊपर धैर्य बनाए रखें, कूल माइंड रहा, उत्तर आ ही जाएगा, कठिन नहीं होगा, ठीक है। धैर्य बनाए रखें, जितना बातें आपको पहले से मालूम है उसे दोहरा डालें, निश्चित रूप से सिलेक्शन आपका हो रहा। धन्यवाद।